साम्राज्य का साथियों नाम था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य साथियों पूरे दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य दिखाई देता है हमको इतिहास में। सम्राट अशोक के समय में हम देखते हैं कि जैसे आज नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, सब उस समय हमारे देश में थे। यहाँ तक कि सम्राट अशोक के समय में अफगानिस्तान तक भी हमारे देश में स्थापित था, वहां तक भी, अब वहां की सीमा तक भी हमारा साम्राज्य फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य निर्माण हुआ, उसके पीछे मूल कारण था जागृति, कैडर, लीडरशिप, जो आज समाज में खत्म हो गई। उसी को पुनर्निर्माण करना होगा साथियों। तो तथागत बुद्ध ने जो व्यवस्था का निर्माण किया, उस व्यवस्था की वजह से हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माण हुआ। उस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। लेकिन ब्राह्मणों ने मौर्य साम्राज्य में घुसपैठ करने का काम किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। तो उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य के समय में घुसपैठ करने का काम किया और सफलता हासिल किया। जब पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त मौर्य के साम्राज्य में घुसपैठ करता है, तो पहले सिपाही होता है। सिपाही तो पहले राजा का दिल जीतता है। राजा का दिल जीतता है तो पहले योग्य बनता है, उनके हितकर्ती बनता है। तो सिपाही से सेना, सेना से फिर धीरे धीरे सेनापति बन जाता है। और सेनापति बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण जो घुसपैठ करके सेनापति बनता है, वो सेनाओं में ब्राह्मणों को भर्ती करना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे देखते देखते ही सेना, जो मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी, उसमें लगभग 80% ब्राह्मण सेना ही हो गए। यानी उसके द्वारा जो सेना आए वो ब्राह्मण ही लगभग 80% सेना बन गए। तो एक दिन क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य को सेना का निरीक्षण करने के बुलाया और 20 सभा में पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दिया। कोई भी वहां पे बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सारे के सारे लोग उसके। फिर वो जब हत्या कर देता है, उसने देखा कि बृहदत्त मौर्य यानी मौर्य वंश के जितने भी राजा थे वो प्रजा हितैषी थे, वो प्रजा के शासक थे, प्रजा के लोकप्रिय थे। तो हमारा विरोध हो सकता है, इसलिए वो जाकर के 14 साल तक छिपा रहा। 14 साल तक छिपा रहा और छिपने के बाद जाकर के पाटलिपुत्र में नहीं जाता है, मगध साम्राज्य में नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है? आपके साकेत नगर में जाता है। अभी प्रेजेंट में जिसका नाम अयोध्या है। अभी प्रेजेंट में जिसका नाम अयोध्या है, प्राचीन काल में उसका नाम साकेत नगर था। अभी कैसे, जैसे मैं प्रयागराज से आया, हूँ, अभी उसका कुछ दिन पहले नाम इलाहाबाद था। उसका कुछ दिन पहले नाम इलाहाबाद था, लेकिन उसके पहले भी हम देखते हैं तो उसका नाम प्रयागराज, हर्षवर्धन के समय प्रयागराज था। लेकिन और अगर हम इतिहास उठा करके देखते हैं तो उसका नाम वत्स्यनगर था, क्योंकि 16 महाजनपदों में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेद, दिवस, त्रिपुर, पंचाल, मस्त, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कम्बोज, ऐसे 16 महाजनपद हुआ करते थे हमारे देश में। तो वत्स नाम का जो नगर था, जिसमें प्रयागराज, अभी प्रेजेंट में इलाहाबाद, कौशाम्बी और मिर्जापुर, ये तीनों के तीनों क्षेत्र उस समय प्राचीन काल में वत्स के नाम से जाने जाते थे। वत्स के नाम से जाने जाते थे। आपका बनारस है ही, उस नाम से जाने जाते थे। उसी तरीके से जैसे उस समय क्या था, साकेत नगर था। अभी उसका जैसे कहीं लोग कहते हैं कि कैसे आप कर सकते हो कि साकेत नगर था, तो साथियों आज भी आप फैजाबाद में जाइए, अयोध्या में घूमने जाइए, तो वहाँ पे साकेत महाविश्वविद्यालय आपको मिलता है। साकेत महाविश्वविद्यालय मिलता है, जो प्रमाण है, जो सबूत है, इस नगरी का प्राचीन नाम साकेत नगर था। तो पुष्यमित्र शुंग साकेत नगर में जाता है और अपने गुप्तचरों से, अपने हितैषी लोगों से कहता है कि जाओ देखो, मेरा कोई दुश्मन तो नहीं है, जाओ देखो कोई योद्धा तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है जो हमारे खिलाफ आवाज को उठा सके, हमारा विरोध कर सके, हमारे खिलाफ आंदोलन कर सके। तो सारे गुप्तचर जाकर के घूमते घूमते, टहरते टहरते देखा कि यहाँ पे आपका कोई भी विरोधी नहीं है, कोई योद्धा नहीं है जो आपका लोहा ले सके, आपके खिलाफ तलवार उठा सके। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ पे कोई योद्धा नहीं है, इस नगरी का नाम अयोध्या है, इस नगरी का नाम अयोध्या रखो। तो पुष्यमित्र शुंग वहां पे राजा बनता है और अयोध्या को ही अपनी राजधानी बनवाता है। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने पढ़े लिखे ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई। राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने पढ़े लिखे ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उस सभा में 2 क्वेश्चन किया कि आखिर अशोक महान कैसे हुआ और तथागत बुद्ध का आंदोलन सफल कैसे। पुष्यमित्र शुंग ने पढ़े लिखे ब्राह्मणों के बीच में सवाल रखा। अभी जैसे मैं मान लूं कि आपके बीच में सवाल रखूं कि हमारे समाज की गुलामी का कारण क्या है, बेरोजगारी का कारण क्या है, सवाल हो सकता है ना।
उसी तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने पढ़े लिखे ब्राह्मणों को की सभा बुलवाई और उस सभा में दो अहम सवाल रखा। पहला सवाल रखा कि बुद्धा का आंदोलन सफल कैसे हुआ, दूसरा सवाल रखा कि अशोक महान कैसे हुआ। अशोक महान कैसे हुआ, तो सारे ब्राह्मण वहां पे बैठ करके निष्कर्ष करने लगे, बातचीत करने लगे और अंत में निष्कर्ष सामने आया कि जो बुद्ध का आंदोलन सफल हुआ उसका मूल कारण था कि यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं सबकी पहचान एक, यहाँ के जितने भी मूल निवासी थे सबकी पहचान एक थी। वो क्या थी? शूद्र। तथागत बुद्ध ने शूद्र नाम लिया, सारे लोग धड़ाधड़ चले आए। तथागत बुद्ध ने शूद्र नाम लिया, सारे लोग धड़ाधड़ चले आए और इस वजह से उनकी जो क्रांति थी वो महाक्रांति बन गई। उनका जो आंदोलन था वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया और वर्ण व्यवस्था ध्वस्त। बुद्ध का आंदोलन क्यों सफल हुआ, उसका कारण उन्होंने निकाला कि यहाँ के मूल निवासियों की पहचान एक। फिर उन्होंने कहा कि अशोक महान कैसे हुआ, उसका उत्तर उन्होंने खोजा कि अशोक महान कैसे हुआ। तो अशोक महान होने के पीछे क्या हुआ, उन्होंने अपने पूर्वजों की बातों को, वचनों को लिपिबद्ध करवाया, प्रचार प्रसार करवाया। सिर्फ अपने ही देशों में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचार प्रसार करवाया। आप लोग देखते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और उन 84,000 स्तूपों में तथागत बुद्ध के विचारों को लिपिबद्ध करवाया और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी प्रचारित प्रसारित करवाया। जिसके वजह से क्या हुआ, अशोक महान हो गया। अपने पुरखों के वचनों को, अपने पुरखों के विचारों को प्रचारित करने की वजह से वो महान हो गए, उनके विचारों पे चलने की वजह से महान हो गए। क्योंकि सम्राट अशोक ने रक्त की क्रांति को बदल करके धम्म की क्रांति की शुरुआत कर दी थी, इस वजह से महान हुए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये महान हुए तो ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने ये निर्णय लिया कि जितने भी सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किए गए स्तूप हैं सारे स्तूपों को मैं ध्वस्त करवाऊंगा और ध्वस्त करवाने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने सारे स्तूपों को ध्वस्त करवा दिया। आज हमको दिखाई नहीं देते 84,000 स्तूप, आखिर वो कहाँ गए? जमीन खा गए कि आसमान निकल गया? तो साथियों, ना जमीन खाई ना आसमान निकला, बल्कि उसको पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया, जो हमको नहीं मिलता। फिर जो दूसरा उत्तर था उसका समाधान ब्राह्मणों ने खोजा कि अगर इनकी पहचान एक थी तो इनको इतनी जातियों में बांटो, इनकी इतनी पहचान अलग अलग कर दो, इनको इतना विभाजन कर दो, इतना विभाजन कर दो कि ये कभी एक ना हो सके। तो इस कार्य के लिए मनु ने कहा कि मैं एक ऐसा संविधान बनाऊंगा, एक ऐसा कानून बनाऊंगा, एक ऐसा विधान बनाऊंगा कि यहाँ के मूल निवासी सिर्फ आज ही नहीं हजारों हजारों साल तक कभी एक नहीं हो पाएंगे। इतना विभाजन किया और इस विभाजन के वजह से ही भारत में जातियों का निर्माण किया। तो भारत में जातियों का निर्माण कब हुआ? पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ। पुष्यमित्र शुंग के समय में जातियों का निर्माण किया गया और एक जाति नहीं बनाई, दो जाति नहीं बनाई, तीन नहीं बनाई, हजारों नहीं बनाई, बल्कि इस देश में हमारे समाज के लोगों की 6,743 जातियां बनाई और एक जाति की 7 जातियां बनाई। टोटल लगभग 48,000 से ज्यादा जातियों में उनको विभाजन करने का काम ब्राह्मणों ने किया। क्यों किया? ताकि हमारी पहचान एक ना हो सके, हम एक ना हो सके, हम संगठित ना हो सके। अब उस जातियों की वजह से उस समय जातियों का निर्माण किया गया। आज के समय में उसका परिणाम क्या निकल रहा है कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति पे गर्व करने का काम करता है, उसी जाति पे के साथ, उसी जाति के लोगों के साथ उठना पसंद करता है, बैठना पसंद करता है। अदर जाति के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको एहसास ही नहीं है कि अगला व्यक्ति क्या है। अगला व्यक्ति क्या है? उस जातियों की वजह से साथियों हमारे समाज में दुर्गति। साथियों, तो जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां जानवरों में होती है, जातियां इंसानों में नहीं होती। अभी जैसे यहाँ पे इंसान बैठे हैं तो भारत के अलावा भी कई कंट्रियां, भारत के अलावा भी लगभग 200 से ज्यादा कंट्रियां हैं। उन कंट्रियों में, उन देशों में एक भी जाति नहीं पाई जाती। वहाँ पे पासी, चमार, कोल्ढेका, रड़गड़िया, काची कुंडी, तेली, कमोली, निषाद, मल्ला नहीं पाया जाता, वहाँ पे नहीं पाया जाता। पूरी दुनिया में यदि कोई चीज है, कोई भेद है तो सिर्फ रंग का भेद है, वो भी गोरा और काला। इसके अलावा आपको तीसरा कोई भी मिलने वाला नहीं। गोरा और काला का ही भेद है पूरे दुनिया में, लेकिन भारत में जातियों का भेद है। तो साथियों, जातियां जानवरों में होती हैं, जातियां इंसानों में नहीं होती हैं। जाति मापने के 5 पैमाने होते हैं साथियों, जाति मापने के 5 पैमाने होते हैं। पहला पैमाना होता है जाति देख करके मापी जा सकती है।
जाति देख करके मापी जा सकती है। कैसे? जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे बैठे हैं, आपके सामने से कोई जानवर जाए, आपके सामने से कोई जानवर जाए तो आप देख करके बता दोगे कि फला जानवर जा रहा है, ये गाय जा रही है, बैल जा रहा है, भेड़ जा रही है, बकरी जा रही है, कुत्ता जा रहा है, गधा जा रहा है, बता दोगे। लेकिन यदि आपके सामने से कोई इंसान जाए तो आप इंसान को देख करके उसकी जाति नहीं बता सकते कि किस जात का व्यक्ति जा रहा है। क्या बता सकते हैं क्या? साथियों, दूसरा पैमाना है भाषा के आधार पर। अभी हम लोग यहाँ चार दीवारी बाउंड्री के अंदर बैठे हुए हैं, ग्राउंड के अंदर बैठे हुए हैं, तो मान के चलिए बगल में कोई जानवर बोले, बगल में कोई जानवर बोले, कुत्ता बोले, बिल्ली बोले, गधा बोले, भेड़ बोले, बकरी बोले, आप तुरंत बता दोगे फला जानवर बोल रहा है। आप तुरंत बता दोगे कि फला जानवर बोल रहा है। यहाँ पे मैं भी बोल रहा हूँ, कोई बता सकता है किस जात का हूँ? तो भाषा के आधार पर हम जानवरों का पहचान कर सकते हैं, इंसानों की नहीं। तीसरा है साथियों भोजन के आधार पर। यदि आपके सामने कोई जानवर भोजन कर रहा हो तो आप तुरंत बता दोगे कि फला जानवर भोजन कर रहा है। लेकिन आप जैसे फंक्शनों में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, प्रोग्राम में जाते हो, शादी विवाह में जाते हो, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके साथ खाना खाते हैं, आप देखते हैं, लेकिन किसी के भोजन के आधार पर या फिर आपके सामने कोई भोजन कर रहा हो, आप ये नहीं बता सकते कि जात का व्यक्ति भोजन। चौथा पैमाना है साथियों लैट्रिन के आधार पर। चौथा पैमाना है लैट्रिन के आधार पर। कैसे? जैसे आप कभी बाग बगीचे खेत खलिहानों में जाते हैं तो वहाँ पे जानवरों की लैट्रिन पड़ी होती है, तो आप तुरंत बता देते हो कि फला जानवर की लैट्रिन है। अच्छा, शाम को नील गाय आई थी, अच्छा ये मूस की रेड़ी है, ये बिल्ली की लैट्रिन है, ये कुत्ते की लैट्रिन है, आप बता देते हैं ना। तो हम लोग भी खेत खलिहान बाग बगीचों में भी जाते हैं, तो इंसानों की लैट्रिन देख करके क्या हम बता सकते हैं किस जात की लैट्रिन है? चलो हम नहीं बता सकते, इस चंदौली क्षेत्र का जो भी पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो उसको पकड़ के लाइए, इस जिले का जो सबसे पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो उसको कान पकड़ के लाइए और उसको बोलो कि चलो देखो वो लैट्रिन को देखो। तो क्या वो ब्राह्मण देखने के बाद उसको बता सकता है क्या कि किस जात की लैट्रिन है? अगर वो देख के नहीं बता सकता तो उसको एक अवसर दे दो कि थोड़ा सुन के ही बता दो। तो ब्राह्मण लैट्रिन को सुनने के बाद भी नहीं बता पाएगा कि किस जात की लैट्रिन है। अगर सुनने के बाद भी नहीं बता सकता तो एक और अवसर दे दो कि थोड़ा टेस्ट करके ही बता दो। तो ब्राह्मण उस लैट्रिन को टेस्ट करने के बाद भी नहीं बता पाएगा कि वो किस जात की लैट्रिन है। साथियों, पांचवा पैमाना है बाल के आधार पर। पांचवा पैमाना है बाल के आधार पर। अभी हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे, तो हमको एक बात बताया जाता था कि मोर का पंख किताब में रखोगे तो ज्ञान ज्यादा, मोर का पंख किताब में रखोगे तो ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। अभी हम लोग मोर का पंख खोजने के लिए बाग बगीचों खेत खलिहानों में जाते थे तो मोर का ही पंख उठाते थे, कबूतर का नहीं। अभी हम लोग उसी तरीके से नाई की दुकान पे जाते हैं, बाल बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन बाल उठा करके ये नहीं बता सकते कि फला जाट का व्यक्ति आया था बाल दाढ़ी बनवा। बता सकते हैं क्या? तो साथियों, ये मैंने जो पांचों पैमाना बताया, कहाँ पे फिट हो रहा है? जानवरों पे लागू हो रहा है, जानवरों पे लागू हो रहा है। इस वजह से साथियों जातियां जानवरों में होती है, जातियां इंसानों में नहीं होती है। अभी जाति का एक सिद्धांत होता है, कि जो जिस जाति का जानवर होता है दूसरे जाति के प्रति हिंसक होता है और उसी जाति के घर में ही वो पैदा होता है। जैसे गाय के घर में गाय पैदा होती है, कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होता है, घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, ऊंट के घर में ऊंट पैदा होता है, शेर के घर में शेर पैदा होता है, सियार के घर में सियार पैदा होता है। ये जानवरों का सिद्धांत। अभी यही सिद्धांत को ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर लागू किया। कैसे? पासी के घर में पासी पैदा होता है, चमार के घर में चमार पैदा होता है, यादव के घर में यादव पैदा होता है, निषाद के घर में निषाद पैदा होता है, कुशवाहा के घर पे सुहा पैदा होता है, पटेल के घर पटेल पैदा होता है। अभी देखिए जानवरों का, गाय के घर में कुत्ता नहीं पैदा हो सकता, कुत्ते के घर में गधा नहीं पैदा हो सकता, गधे के घर में घोड़ा नहीं पैदा हो सकता, घोड़े के घर में ऊंट नहीं पैदा हो सकता, है ना? ये जानवरों का सिद्धांत है। उसी तरीके से इंसानों में कैसे किया? पासी के घर में चमार नहीं पैदा हो सकता, चमार के घर में लोहार नहीं पैदा हो सकता, लोहार के घर में दहीकार नहीं पैदा हो सकता, दहीकार के घर में धोबी नहीं पैदा हो सकता। ये जानवरों का सिद्धांत है। ये जो मैंने सिद्धांत बताया ये जानवरों का सिद्धांत है। अभी हमारे लोग कहते हैं जातियां। अभी जातियों का जो हम ब्राह्मणों से पूछते हैं कि जातियां कैसे निर्माण हुई? जातियां तो निर्माण ब्राह्मणों ने किया, लेकिन कभी आप पूछिए कि जातियों का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्राह्मण कहता है जातियां कर्मों के आधार पर हुई। जातियां कर्मों के आधार पर हुई। तो साथियों, काम करने का या कर्म के आधार पर अगर जातियां निर्माण होती है तो अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ
दूध पैदा करने वाले व्यक्ति को यादव बोला जाता है, चमड़ा का काम करने वाले व्यक्ति को चमार बोला जाता है, साग सब्जी उगाने का काम करने वाले व्यक्ति को कुशवाहा बोला जाता है, खेती किसानी करने वाले व्यक्ति को पटेल बोला जाता है, कपड़ा धोने वाले व्यक्ति को धोबी बोला जाता है, कपड़ा सिलने वाले व्यक्ति को दर्जी बोला जाता है। ये कार्यों के आधार पे अगर जातियां हैं तो हर जगह पे लागू होनी चाहिए। कैसे? अभी जैसे अमेरिका में देखो, दूध पैदा होता है, दूध पैदा करने वाले लोग होते हैं, लेकिन यादव नामक जाति नहीं है। वहाँ पे भी कपड़ा धुलता है, धुलने वाले लोग होते हैं, लेकिन धोबी नामक जाति नहीं होती है। वहाँ पर भी कपड़ा सिलते हैं, सिलाई भी करते हैं, लोग सिलवाते भी, लेकिन दर्जी नामक जाति नहीं है। तो जातियों का सिद्धांत कहाँ? तो ये जो जातियां हैं साथियों, ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। अभी ब्राह्मणों से पूछो तो ब्राह्मण कहता है कर्म के आधार पर बनाए, तो कर्म के आधार पर भी वो फेल हो जाता है। तो कर्म के आधार पर भी साबित होता है कि जातियां नहीं बनी। फिर ब्राह्मणों से पूछो कि जातियां कैसे बनी, तो अपना बचाव करने के लिए कहता है जातियां भगवान ने बनाई। चलो, अगर भगवान ने जातियां बनाए तो भगवान को मानने वाले सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। तो भगवान ने वहां जातियां क्यों नहीं बनाई, भारत में ही क्यों बनाई? फिर ब्राह्मण फंस जाता है, तो साथियों इससे साफ जाहिर होता है कि ब्राह्मणों ने जातियां अपने स्वार्थ के लिए बनाई, हम लोगों को विभाजन करने के लिए बनाई, हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए। अभी हम लोग जातियों पे ही गर्व करते हैं, जातियों पे गाड़ी तो हर नर को है ना, नहर पे ज्यादा ज्यादा आदमी गाड़ी है। अभी साथियों हम लोग जातियों पे ही गर्व करते हैं।